आज आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। ओम्स लॉ के मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है कि सर ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आती है या कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं। ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल पे वर्क करूंगा, मैं आपको समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, प्रैक्टिस आपने करनी है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सेव कर लेना एंड जब भी आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आराम से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजिए कि आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए, जिसमें मैं आपको ओम्स लॉ के सेपरेट 20, 25, 30 क्वेश्चन दे दूंगा जो हेलो स्टूडेंट। मैं राकेश यादव आज आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मैं मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा और मैं आज फिजिक्स का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है आपका ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ के मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है कि सर ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आती है या कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, या अगर हमसे कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का पूछ लेता है तो हम स्टक हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ, ओम्स लॉ को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ओम्स लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसकी थ्योरी जो होती है, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी के सारे पार्ट्स आपको याद होने चाहिए, या आप पढ़ते समय ओम्स लॉ को एक तरीके से इमेजिनेशन कर लो, ठीक है, कि यार ये ओम्स लॉ किसी भी कंडक्टर के अंदर इस तरीके से काम कर रहा था, अब अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूं तो उस पर क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। मैं आज आपको इस वीडियो में ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल पे वर्क करूंगा, ठीक है। मैं ओम्स लॉ का जो थ्योरी पार्ट है उस थ्योरी पार्ट पे वर्क नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें सिर्फ थ्योरी पार्ट रहेगा और हर उस चीज को समझा जाएगा जो ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई बना सकता है। बट मेरी आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है और इस वीडियो में हम बेसिकली ओम्स लॉ के सिर्फ न्यूमेरिकल पे काम करेंगे एंड ओम्स लॉ के बाद जो न्यूमेरिकल बनता है सीरीज एंड पैरेलल, उस टॉपिक पर करेंगे। तो मैं ये आपको इंश्योर करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा और समझा और प्रैक्टिस की है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। मैं आपको समझा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा। 90% आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। 100% के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। बट इतना इंश्योर हूं कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मुझे ये चैप्टर आ गया समझ में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ में। एंड ओम्स लॉ में मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों को पीछे की थ्योरी आती होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अभी फॉर्मूले से स्टार्ट करूंगा एंड जहां कहीं भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट यूज हो रहा होगा वो मैं आपको नोट करा दूंगा या मेंशन करा दूंगा, तो आप उसे साइड में नोट कर लीजिएगा। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सेव कर लेना एंड जब भी आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आराम से प्रैक्टिस करना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कोई भी रेफरेंस बुक अगर आपके पास है तो उस रेफरेंस बुक से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजिए कि आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए, जिसमें मैं आपको ओम्स लॉ के सेपरेट 20, 25, 30 क्वेश्चन दे दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए और आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ, ओके, चलिए। ओके, सो ओम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक उसका समझ लेते हैं कि कहां पर क्या क्या था। देखो, ओम्स लॉ को अगर आप लोगों ने पढ़ा था, थोड़ी सी थ्योरी जरूरी है यार, डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बेचारे क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, दिस आर द रैंडमली मूव। तो इसमें क्या होता है, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। ये पहला आपने टॉपिक ओम्स लॉ से पहले पढ़ा था, राइट। फिर आपने क्या कर दिया, इसमें करंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो जैसे ही आपने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर हो जाती है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पर करंट की डायरेक्शन आपके पास ये रहती है। करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कन्वेंशनल डायरेक्शन है, ये बात आप लोग जानते हो, ठीक है।
तो ये तो हमारे पास फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर का एक डायग्राम है जिसे आपने पहले से पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है आपसे कि भैया अगर मुझे इस कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ करंट बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं उसने कहा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, पर एक कंडीशन रहती है और वो कंडीशन है जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रक्रिया की जाएगी। यानी किसी भी कंडक्टर में से आप अगर 5 वोल्टेज की बैटरी लगाते हो तो मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो उसी कंडक्टर के अक्रॉस यानी कि साइड में आपने 10 वोल्टेज की बैटरी लगा दी तो आपको 2 एम्पियर का करंट पास करेगा। तो यानी करंट बढ़ गया जब आपने वोल्टेज बढ़ाया, तो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगता है। कुछ बुक्स में आप लोगों को V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी मिल सकता है, यानी वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेरे पास जो फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू आई आर करके, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाता है। अब यहां पर R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को अगर हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो रेजिस्टेंट या रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक, यानी कि जो रुकावट पैदा करता है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे थे तो करंट फ्लो कर रहा था। उस करंट के फ्लो करने में कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्ट करता है यानी कि रुकावट पैदा करता है, उस नेचर को हम बेसिकली उस कंडक्टर का क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस नेचर, राइट। तो वही हमारा R होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हुआ V इज इक्वल टू द R इज इक्वल टू द V डिवाइडेड बाय द I, ये होता है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स के दिमाग में ध्यान रखिएगा, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी चेंज होगा, जिससे किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहती है। तो एक फॉर्मूला आप ये समझ गए, यहां पे कोई परेशानी नहीं है। दूसरा जो रेजिस्टेंस के डिपेंड होने की कंडीशन होती है, ये तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो L डिवाइडेड बाय A आता है। तो रेजिस्टेंस, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक नया सिंबल आता है रेजिस्टिविटी, यानी कि L डिवाइडेड बाय द A। ये होता है आपका रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, राइट। ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि मटेरियल चेंज होगा तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारा इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मटेरियल जब भी चेंज होगा, जब हम लोग कोई क्वेश्चन मटेरियल चेंज के बेस पर बनाते हैं तो हम रेजिस्टिविटी के ऊपर बात करते हैं। आपके उसमें बहुत 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 रेयर है ये, ठीक है। जो मटेरियल चेंज वाले क्वेश्चन है, मटेरियल ए मटेरियल बी, वो ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। अगर आपको दे दिया किसी पर्टिकुलर लेंथ और एरिया के लिए, ठीक है, और 2 अलग अलग मटेरियल दे दिए, तब यहां पर ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक। तो बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम 2 फॉर्मूले पे पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे V इज इक्वल टू आई आर, जहां से मैं क्या लिख सकता हूं? R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय द I। एंड दूसरा फॉर्मूला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, R इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी L डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। तो अब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। मैं आपको पहली बता रहा हूं कि यहां पर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप थ्योरी की बात नहीं कर रहे। डीप थ्योरी के लिए मैं ओम्स लॉ का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड हर पॉसिबल क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, जो न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में नहीं होंगे, ठीक है। तो चले आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम लोग। सो पहला न्यूमेरिकल है मेरे पास, ओके। तो मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाया मैंने, बहुत सिंपल है। और मैं कोशिश कर रहा हूं CBSE के क्वेश्चंस पिक करें, बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। और हाउ टू द सॉल्व एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एक हमारे सर थे, सर ने हमें एक चीज़ बड़ी अच्छी सी सिखाई थी कि फिजिक्स है, आप कोई भी सब्जेक्ट है
तो जब भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं या कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा कुछ आता है, तो वो ये कहते हैं कि ना क्वेश्चंस को आप कम से कम 2 से 3 बार रीड करो। आप रीड करोगे तो क्वेश्चन आपको बताएगा, ठीक है, कि हाँ मेरी स्टेटमेंट ये है। जब आप स्टेटमेंट को समझ जाओगे तब आप क्या कर सकते हो, उसे सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हो, मतलब 50-60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट से आज की डेट में, मैं आज की बता रहा हूं, जो जनरली मेरे पास ऑफलाइन में स्टूडेंट्स होते हैं, जो मैं उनमें देखता हूं, मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पेपर दिया, एंड क्वेश्चन पेपर देते ही वो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, उस पर स्ट्रेस नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ये हो जा रही है कि यार ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन तो नहीं आया। तो आपको हमेशा पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, आप पढ़िए, उसको समझिए, उसको रिलेट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। सीबीएसई बेस्ट पार्ट आप लोगों के लिए कर रहा है कि आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम दे रहा है। आपका क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम स्टार्ट हुआ, आपने 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को रीड किया। आप रीड करते समय हर एक चीज को समझो, आपका टाइम बहुत बचता है, ठीक है। तो रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो इस क्वेश्चन में जो डेटा मेरे पास दिया है उस डेटा की बात करता हूं। अब मैं सोल्यूशन की बात करता हूं, तो अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो, एक हीटर है, उसका रेजिस्टेंस मुझे दिया है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आप उसे लिखिए, यानी कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू द कितना है, 50 ओम्स, राइट। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स होती है, जानते हो सब लोग। इज कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट, यानी कि जो वोल्टेज है, आउटसोर्स वोल्टेज है V, वो आपके पास 220 वोल्ट है, ठीक है, ये भी सही है। कहता लाइन हाउ मच करंट विल दिस हीटर ड्रॉन, यानी कि उस हीटर में से कितना करंट पास कर रहा है। ओम्स लॉ के हिसाब से अगर आप बात करोगे, देखो आप छोटा सा इमेजिनेशन कर लो, यहां रेजिस्टेंस की जगह हीटर है। ये रेजिस्टेंस देखो बहुत सिंपल है कि आपको हमेशा रेजिस्टेंस ऐसे बना हुआ नहीं मिलेगा, इसकी जगह कोई भी सोर्स यूज हो सकता है, समझ रहे हो। जैसे बल्ब यूज हो गया, फैन यूज हो गया, हीटर यूज हो गया, ओवन यूज हो गया। तो ये मेरे पास V है, ये मेरे पास I करंट है, और ये मेरे पास हीटर है जो कि रेजिस्टेंस का फॉर्म कर रहा है, राइट। तो हुआ क्या, अब मुझे रेजिस्टेंस करंट निकालना है कि सर्किट में करंट कितना होगा। तो I इज इक्वल टू, पता नहीं भैया, तो हमने देखा, हमें एक फॉर्मूला जानते थे V नो, हम जानते थे V नो बाय ओम्स लॉ, या फिर V नो की जगह आप लिखो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। अब एक बात, बच्चों को ये सोचना है कि सर हमें कैसे पता चला ओम्स लॉ। भाई देखो, एक सिंपल सी चीज है, जिसको ओम्स लॉ पता ही नहीं होगा वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा, और जिसको ओम्स लॉ पता होगा कि उसको दो चीजें दिख गई तो उसको याद आया, हाँ यार ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर होता था। 3 अननोन क्वांटिटी होती थी, V अननोन है, I अननोन है और R अननोन है। क्वेश्चन में मुझे 2 दे दिया, R और V दे दिया, मुझे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, I। सो मेरे लिए I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू द V डिवाइडेड बाय द R, यानी कि I इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है 50। ये कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 4.4, यही आना चाहिए। 4.4 एम्पियर का करंट पास करता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बड़ा आसान है, सिंपल, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है आपके पास। ठीक है, 4.4 एम्पियर, एम्पियर का मतलब यहाँ पे एम्पियर लगेगा, इसकी यूनिट एम्पियर होती है, यहाँ पे आ जाएगा एम्पियर, राइट। तो कितना करंट पास कर रहा है, I इज इक्वल टू द 4.4 एम्पियर का करंट इस सर्किट में से पास कर रहा है। बहुत सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 मिनट में सॉल्व हो गया, सिंपल। अब 2013 का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा सा और डिफिकल्टी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मेरा एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। तो ये बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां से ले लिया। फिर अगला क्वेश्चन मैं सीबीएसई से लूंगा, जो सीबीएसई में आया हुआ है। तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। वो ये क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है ना, 60 वोल्ट है। कहता है व्हेन इट इज ड्रॉन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, यानी उसमें से 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द सोर्स, व्हेन करंट विल बी
व्हेन करंट विल बी द हीटर ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बाय द 20। इसे मैं आपको बड़े प्यार से और सिंपल तरीके से समझाता हूं केस बनाकर। देखो पहली सिचुएशन में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर ये मेरे पास एक हीटर लगा हुआ है, हीटर की डेफिनेशन ये लगा हीटर के अक्रॉस एक वोल्ट, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जिसका वोल्टेज है हमारे पास, वोल्टेज है 60 वोल्ट, राइट। और इस हीटर में से करंट पास कर रहा है, यानी कि आई पास कर रहा है 4 एम्पियर का, राइट, ये हमारे पास दिया है ना, 4 एम्पियर का करंट पास कर रहा है इसमें से। अब आपसे सबसे पहले पूछा गया पहले पार्ट में कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। हमने कहा ठीक है सर, इसका रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। हमें हीटर का रेजिस्टेंस नहीं मालूम, तो हमने सबसे पहले गिवन डेटा लिखा। हमारे पास क्या है, वोल्टेज, यानी कि V इज इक्वल टू द 60 वोल्ट है, और करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट, सर्किट को CKT भी लिख सकते हैं आप लोग, तो करंट इन द सर्किट यानी कि I इज इक्वल टू द 4 एम्पियर। तो मेरे पास R नहीं है, तो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ सभी अपने मन में एक बार दोहराएंगे, तो V इज इक्वल टू IR। अब जो क्वांटिटी आपके पास यहां नहीं है उसे रखो, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, V डिवाइडेड बाय द I, यानी कि R इज इक्वल टू द, मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय द 4, यानी कि 15 ओम। ओके, यानी मेरे पास ये जो अननोन क्वांटिटी थी ये आ गई मेरे पास 15 ओम। रजिस्टर यानी कि हीटर का कितना है, 15 ओम का। अब सिचुएशन टू में आके कहता है कि वही सेम हीटर है, हमने हीटर नहीं बदला, ठीक है, यानी कि अब मैं इस रजिस्टर को यूज करूंगा जिसकी क्वांटिटी मैंने निकाल ली, ठीक है, 15 ओम्स का। और यहां पर जो नया वोल्टेज V डैश है वो मैंने 120 वोल्ट कर दिया, यानी वोल्टेज को मैंने बढ़ा दिया। तो आपसे ये पूछता है कि क्या सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। हमने कहा चलो चेक कर लेते हैं। हमने यहां पर वोल्टेज लिया, भाई वोल्टेज मुझे दिया हुआ है V डैश इज इक्वल टू 120V। अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक ही क्वेश्चन में आप V और V नहीं यूज कर सकते। अगर आपने एक बार V को 60 लिया हुआ है तो आपकी अगर वोल्टेज की क्वांटिटी चेंज हो रही है तो आप क्या करोगे, V डैश लोगे, ठीक है। फिर आता है मेरे पास करंट, ओहो ये तो पता ही नहीं है, तो I डैश लिया, डोंट नो। मैंने लिया रेजिस्टेंस, तो हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो R ही रहेगा, यहां R डैश मत कीजिएगा, बिकॉज दोनों में हीटर सेम है, जिसका रेजिस्टेंस सेम है। वो मेरे पास कितना है, 15 ओम। हमने कहा चलो पता लगाते, यानी कि बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू IR, मुझे ये निकालना है, ठीक है। ओम्स लॉ ये होता है, तो V डैश लगा दूंगा, मैं यहाँ पे डैश लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं I डैश और V डैश यूज कर रहा हूँ। तो जो आपके पास I डैश है वो हो जाएगा V डैश डिवाइडेड बाय द R, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय द 15, ठीक है। अब बताओ ये किस जगह पर होता है भाई, है ना, सिंपल सा। इसे कैंसिल आउट करोगे ये आ जाएगा 8, यानी कि 8 एम्पियर का करंट पास करेगा। ये बात तो सच हो गई, ओम्स लॉ ने भी यही बोला था कि यदि आप वोल्टेज बढ़ा दोगे तो करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 8 एम्पियर आ गया, यानी कि जब आपके पास 60 था तो 4 एम्पियर, और जब आपके पास 120 हुआ तो सीधा सीधा आपने वोल्टेज 2 टाइम कर दिया, तो करंट ने भी 2 टाइम हो गया। स्टिल सर्किट के अंदर जो रजिस्टर था वो सेम था, समझे। तो ओम्स लॉ का ये रूल, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। अब हम एक सीबीएसई के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसके ऊपर आप लगाइए एक स्माइली ऐसे, और इसके ऊपर लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यही नहीं रटना है, सिर्फ मेथड याद रखना है। एंड ये क्वेश्चन आपका मतलब शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। अब एमसीक्यू में आता है तो समय कैसे बचाएंगे उसको मैं शॉर्ट ट्रिक पे बताऊंगा आपको कि उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। और अगर इस तरीके से आता है तो प्रेजेंटेशन के साथ कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है मेरे पास, तो इसे हम कैसे करेंगे, किस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और सारी चीजें।
तो यहां पर आंसर की बात करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। देखिए पहले समझिए आप, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है समझा रहा हूं इसलिए हो सकता है, ठीक है, बट करने में तो 2 मिनट में आपको समझ आ गया तो आप 2 मिनट में कर दोगे। जब भी आपके एग्जाम में आएगा, जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगे एंड ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर है? चलो, तो अब हमें क्या दिया हुआ है ना, हमें दिया हुआ है, यहां से लेते हैं, वी हैव अ कॉपर वायर, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, दिस वायर इज पुल्ड, ठीक है, सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, यानी इसको हमने खींचा। तो चलो सिचुएशन यहां पे साथ के साथ बनाते जाते हैं। मेरे पास एक कॉपर वायर है, ये रही कॉपर वायर, ठीक है, जिसकी लेंथ मैंने मान लीजिए L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं A ले लेता हूं, ठीक है, ओके। इसी कॉपर वायर को खींचा गया, तो जब मैं इसे खींचूंगा कुछ ऐसे खींच दिया और इसकी लेंथ को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी कि L डैश इज इक्वल टू 2L हो गया, ठीक है। ये बात तो क्वेश्चन में दिया है। अब ना करना कैसे वो इंपॉर्टेंट है, वो समझो। जब मेरे पास पहली सिचुएशन थी तो इसका जो R है वो है आपका रो L डिवाइडेड बाय द A। अब मैं आपको पहली बता देता हूं, ये जो मेरी वायर थी ये कॉपर की वायर है, ठीक है ना। तो इस कॉपर की वायर में आपका क्या है, जब इसे स्ट्रेच किया तो ये कॉपर की ही वायर रही, यानी मटेरियल चेंज नहीं हुआ। तो रेजिस्टिविटी एक ऐसी चीज है जो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सेम रहने वाली है, उसको कुछ नहीं करना है किसी ने। रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया मटेरियल प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें जब हम पहुंचे तो जब इसे खींचा गया तो इसका एरिया थोड़ा सा रिड्यूस हो गया होगा, जिसे हम A डैश बोल देते हैं, ओके। तो अगर ये A डैश है, अगर ये A डैश है तो नया रेजिस्टेंस जो होगा उसे R डैश से डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, L डैश डिवाइडेड बाय द आपके पास क्या आ जाएगा, A डैश आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये चीज हमने कर ली। अब हमारे पास L डैश तो है पर A डैश नहीं है, एक ही एरिया में क्या चेंज आया है, तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर इसके मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, इस वॉल्यूम की इनिशियल वॉल्यूम वो होता है एरिया इनटू में लेंथ, राइट। तो जो V है वो कितना हो जाएगा आपके पास, A इनटू में L हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम V डैश नहीं लिखेंगे, डैश मत लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके फॉर्मूले में आएगा एरिया डैश इनटू में L डैश, ये अपने आप में चेंज कर रहे हैं पर इसकी जो वैल्यू है उसे मेंटेन रखेंगे। मान लीजिए यहां पे एरिया 10 है और यहां पे लेंथ है आपके पास 5, तो ये आ गया 50। क्लियर हुआ? अब मैंने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, लेंथ हो गई 10, तो एरिया अपने आप को एडजस्ट करके 5 कर लेगा, आएगा 50 ही। क्लियर है? वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये हुआ। तो मेरे पास ये आ गया इक्वेशन 1 और ये आ गया इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं बात करता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, A डैश इंटू में L डैश इज इक्वल टू A इंटू में L, ठीक है। ये भी चलते हैं, तो जो A डैश है वो आ जाएगा 2 इंटू में L और A इंटू में L, ये भी कैंसिल हो गया। तो जो A डैश आया वो A डिवाइडेड बाय द 2 आया, यानी कि नया जो एरिया आता है स्ट्रेचिंग करने के बाद, सॉरी, नया जो एरिया है स्ट्रेचिंग करने के बाद, स्ट्रेच किया जब हमने पुल्ड किया वायर को, तो मेरे पास नया एरिया A डैश आ जाएगा A डिवाइडेड बाय 2। अब हम बात करते हैं R डैश की, इसमें जो वैल्यू है आप पुट कीजिए, L की जगह ट्वाइस ऑफ L डिवाइडेड बाय A की, A डैश की जगह A बाय 2, यह 2 ऊपर चला जाएगा और जैसे ये ऊपर गया R डैश इज इक्वल टू द रो इंटू में 4L डिवाइडेड बाय द A, 4 को थोड़ा सा अच्छा करके आगे लिख दो, R डैश इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में रो L डिवाइडेड बाय A, यानी कि 4R हुआ। यानी कि जो रेजिस्टेंस था वो कितना हो जाएगा नए वाले का, जब आप इसे ऐसे खींचते हो, लेंथ को बढ़ाते हो, तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो 4 टाइम्स कर देंगे तो इसका 8 हो जाएगा। और वैसे भी हमने पढ़ा है जब लेंथ इंक्रीज करते हैं यानी कि पुल्ड करते हैं तो उस केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो देखो इस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया और वो कितना है आपका, वो आ रहा है आपका 4, ठीक है। अब बात आती है इस तरह के क्वेश्चन, ये तो 3 नंबर में आया और आप पूरे 3 नंबर ले आए इसमें, डन, 100% आएगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है।
आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा, गलती मत करना, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, ठीक है। अब हम आज चलते हैं इसके शॉर्टकट के लिए। शॉर्टकट बहुत जरूरी है। शॉर्टकट क्या है कि अगर मैं वायर को खींचता हूं या स्ट्रेच करता हूं तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या नया रेजिस्टेंस आएगा बिना कैलकुलेशन के मैं डायरेक्टली कैसे कर सकता हूं, ठीक है। तो चलो शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया ना एक शॉर्टकट है जिसमें हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जब हमें स्ट्रेचिंग की कंडीशन दी हुई होती है। तो ये ना आप लोग सेव कर लीजिएगा और इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, तो फटाफट इसे रीड करते हैं। अ वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस आर है, इज स्ट्रेच टू द n टाइम्स, यानी कि उसकी लेंथ का उसे n टाइम स्ट्रेच किया गया ऑफ इट्स लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। 2 मिनट में देखो, सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल कंडीशन पकड़ते हैं हम लोग। इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर ध्यान दोगे तो इनिशियल कंडीशन है ये रही मेरे पास वायर जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन R है, ठीक है। रजिस्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका, रो इनटू में L डिवाइडेड बाय A, और जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है V, यानी कि A इनटू में L, ठीक है। आफ्टर द स्ट्रेच्ड, यानी कि L डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, n टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, यानी हमने इसे खींचा तो एरिया हमें नहीं मालूम है, उसका पता लगाने के लिए हमने वॉल्यूम का सहारा लिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, A डैश इंटू में L डैश, ठीक है। दोनों को कंपेयर करोगे तो जब कंपेयर करोगे तो A डैश की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, A डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास जो नया रेजिस्टेंस आएगा, नया रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा, R डैश इज इक्वल टू द रो इंटू में L डैश डिवाइडेड बाय A डैश, जहां पे L डैश की वैल्यू NL है, A डैश की वैल्यू A बाय N है, तो ये n ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये n स्क्वायर बन जाएगा, और ये रहा आपके पास ओरिजिनल वाला r, यानी कि फाइनली आपके पास जो आंसर आता है r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर ऑफ r होता है। यानी कि अगर रेजिस्टेंस पुराने वाले का 4 है तो नए वाले का हम उसे 3 टाइम्स, समझ रहे हो, पहले वाले का आपके पास कितना है, लेंथ है आपके पास व्हाटएवर, इसका r आपके पास 3 है, तो आपने नया लेंथ कितना कर दिया, L डैश इज इक्वल टू कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो जो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू में 3, ये वाला, ठीक है। तो आपके पास R डैश की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू में 3, यानी कि R डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 27 रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो चले आगे हम लोग, देखो स्टार्ट, हाँ ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, इसमें ज्यादा कुछ इसने चेंजेस नहीं किए हैं। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर मेरे पास 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो मुझे प्रॉपरली सिस्टमेटिकली तरीके से करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन किया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क हो गया, ठीक है ना। आपने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन, ये जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस को क्या कर दिया था, डबल कर दिया था, इसमें रेजिस्टेंस को उसने डबल नहीं किया है, उसने रेजिस्टेंस को जब स्ट्रेच किया तो उसकी जो नई लेंथ आ रही है वो ओरिजिनल लेंथ की 6/5 टाइम्स हो गई। पहले 2 टाइम्स हुआ था, अब 6/5 टाइम्स हो गई है। तो प्रॉपर उसी मेथड से कीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि अगर यही क्वेश्चन मुझे शॉर्टकट के फॉर्मेट में करना हो, यानी MCQ में आया, तो R डैश इज इक्वल टू द n का होल स्क्वायर इंटू में ओरिजिनल R, यानी कि R डैश इज इक्वल टू द 6 डिवाइडेड बाय द 5 का होल स्क्वायर इंटू में 25, यानी कि R डैश इज इक्वल टू द 36, 25 इंटू में 25 कैंसिल करके R डैश इज इक्वल टू द 36 ओम्स। ये देखो बड़े प्यार से आ गया, ठीक है ना। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस में आता है, ये 1 नंबर के क्वेश्चंस में अगर आता है तो हम इस पैटर्न से करेंगे, और अगर 3 नंबर के क्वेश्चंस में आता है तो हम उसी पैटर्न से करेंगे, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात बताना तो रह ही गया था हमारा, और वो क्या था कि उसने रजिस्टिविटी के बारे में भी पूछा था कि भाई रजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा या रजिस्टिविटी क्या होगी। तो आंसर हमारा आपको पता ही है, आप सबको पता है कि इस केस में रजिस्टिविटी जो है वो सेम रहेगी, रजिस्टिविटी हमारी सेम रहने वाली है इस केस में। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमने मटेरियल चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ लेंथ को इंक्रीज किया है, ठीक है ना। चले आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये देखो
सेम क्वेश्चन है पर उसने क्या किया, स्टेटमेंट बदल दिया। ये क्वेश्चन भी मैं नहीं आपको कंप्लीट कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इसमें आपने कैसे उस रूल को अप्लाई करना है। बट स्टूडेंट सोचता है कि हो सकता है इसमें कुछ नया दिया, उसमें कुछ भी नया नहीं दिया। सेम क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। अ वायर ऑफ द लेंथ एल, जिसकी लेंथ एल है, रेजिस्टेंस उसका आर दिया है, इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, यानी उसकी लेंथ डबल हो गई। तो अगर आपको पता है कि मैंने लेंथ को कितना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो जो नया रेजिस्टेंस होता है वो n स्क्वायर ऑफ पुराना होता है, यानी कि 4 ऑफ r आ जाएगा आंसर। पर जैसे स्टूडेंट यहां पे, मतलब क्वेश्चन यहां रुका नहीं, आगे गया, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ्ड। भाई हमें पता है ये, ठीक है, उन्होंने जब ये बोल दिया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ्ड, तो इसका मतलब इससे आपने पेन नहीं लेना। जो चीज हम प्रूफ कर रहे थे वो ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट में देकर चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। समझ में आया कैसे निकाल सकते हैं? फटाफट कर लेते हैं चलो इस चीज को। मेरे पास केस नंबर 1 लगाया, केस नंबर 1 में भाई मेरे पास जो लेंथ है वो L हो गया, जो रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं इसको, जो मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी एरिया को मैं A ले लेता हूं, और रेजिस्टेंस जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, R, यानी R की वैल्यू आ जाएगी रो L डिवाइडेड बाय द A। अब दूसरी सिचुएशन जो उसने लगाई, उस केस में कहता है जो लेंथ आती है वो लेंथ आती है L डैश, L डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, एंड एरिया A डैश, जो नया एरिया A डैश आया वो ओरिजिनल का हाफ। तो आपसे रेजिस्टेंस मांगता है कि नया वाला क्या आएगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कर दोगे, रेजिस्टिविटी L डैश डिवाइडेड बाय द A डैश, यानी कि रेजिस्टिविटी ट्वाइस ऑफ द L डिवाइडेड बाय द A डिवाइडेड बाय द 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 इंटू में रेजिस्टिविटी इंटू में L डिवाइडेड बाय A, यानी कि जो नया आया R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R आता है, जो हम पहले से ही जानते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें इसमें, हम चीज पहले से जानते थे। सिर्फ यहां पर एक छोटी सी कंफ्यूजन आपको ना हो जाए इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पे लिखा। सीबीएसई ने 11, 12, 13 इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट चेंज करके आपको दे देते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगली वीडियो पर, सॉरी अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं इस न्यूमेरिकल पे। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग है, यानी कि ये कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल है। अगर इस न्यूमेरिकल को दे रहे हैं तो उनका पर्पस है आपसे कैलकुलेशन करवाने का, ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब मैं इसमें आपको कुछ स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जहां पर कैलकुलेशन को इजी बनाया जा सकता है। डायरेक्टली नहीं कि आंख बंद करके कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, हम इसे इजी बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले दिए हुए डेटा को आप लोग यहां पर लिख लीजिए। हमें क्या दिया है, एक सिल्वर वायर दी है, ये मैंने इमेजिनेशन एक इमेज बना दी, सिल्वर वायर है, ठीक है जी। तो सिल्वर वायर में हमें डायामीटर दिया है D, 0.4 mm का ये डायामीटर है, और मुझे क्या दिया है, रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी दी है, यानी रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और मुझे क्या दिया है इस वायर के रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस दिया है उसने मुझे 1 ओम। ये डेटा है, ठीक है, जो मैंने डायग्राम में बना दिया। अगर आप इसे अलग से लिखना चाहते हो तो अलग से लिख सकते हो। आप ऐसे लिखोगे डायामीटर कितना हो गया आपके पास, D इज इक्वल टू द 0.4 mm, है ना। फिर मेरे पास अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो जो रेडियस हो गया R, वो डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है, यानी कि 0.4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0.2 mm। अब mm को देखो यूज मत करना प्लीज, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट यूज होगी, तो mm को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो याद रखिएगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर होता है। जब आप mm को मीटर में कन्वर्ट करते तो आपके पास रेडियस आ गई। इस रेडियस का यूज क्या होगा वो अभी मैं आपको बताता हूं। अब आपको लेंथ तो भैया नहीं पता, रेजिस्टेंस मुझे पता है 1 ओम, एंड रेजिस्टिविटी मुझे पता है कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, ओम्स मीटर। अब कहता है लेंथ निकालनी, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी भाई। तो हमने कहा ठीक है 2 मिनट, हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L डिवाइडेड बाय A।
तो मैंने L अगर निकालना है तो L क्या हो जाएगा, A इंटू में R डिवाइडेड बाय द रजिस्टिविटी, ठीक है, यानी कि रो रजिस्टिविटी ये है आपके पास, यहां से आप लेंथ निकाल सकते हो। अब दिए हुए डेटा के बेस पर इसको आप काम करना स्टार्ट करो। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा पाई R स्क्वायर R इंटू में रजिस्टिविटी। ओके, बहुत सिंपल है। एक चीज मैं आपको यहां पर हिंट देता हूं और समझाता हूं, जब भी आपके पास रेजिस्टेंस की कंडीशन अगर पॉइंट में आ रही तो प्लीज उस पॉइंट को हटा दीजिए, यानी ये पॉइंट थोड़ा इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू में, मतलब अगर से मैं हटा देता हूं 10 आएगा तो 10 यहां चला गया तो 2⁻⁻⁴ मीटर हो गया। पहली चीज, इससे आपको आसानी होगी, मुझे कुछ नहीं फायदा, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पाई की वैल्यू रखिए 22 डिवाइडेड बाय द 7, आर की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 1 ओम, ये रहा, एंड होल डिवाइडेड बाय द 1.6 इंटू 10⁻⁻8 मीटर ओम्स मीटर, सॉरी ओम मीटर। 1 ओम से ओम कट गया, 1 मीटर से ये कट गया, ठीक है, यानी मीटर में आंसर आने वाला है। ओके, अब देखो, अब पहले इसे सिंपलीफाई कर लें, 22 डिवाइडेड बाय द 7 ये आ जाएगा 4, ठीक है जी, यहां से 4 आ गया, और ये आ जाएगा 10⁻⁻8 मीटर बचा, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻8, इसे काट दीजिए और आसान करते हैं। चलो आगे चलते हैं। 22 डिवाइडेड बाय द 7, 4 डिवाइडेड बाय द 1.6, इसका पॉइंट हटाइए, 10 ऊपर चला गया तो ये आ गया 3.14 लिख दीजिए, इसको आसान हो जाएगा। 4 इंटू में दिस एंड डिवाइडेड बाय द 16, इसे काट दीजिए, 4 आ जाएगा, इसे काट दीजिए, 5 आ जाएगा, यहाँ 2 बचा, इसे काट दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 1.72, ठीक है ना। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। फाइनल आंसर आपका कितना आना चाहिए देख लेते हैं। 1.72 नहीं आएगा, 52 आएगा भैया, 52 गड़बड़ करा रहे, 57 आएगा, सॉरी, ये आएगा 1 पे गया 1.57, मल्टीप्लाई करो 5 से, जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 ये आ गया, 35 का 5 ये आ गया, यहाँ पे 5 और 3 ये आ जाएगा, और 0.7 ये लो जी, इतने मीटर इसकी लेंथ बनेगी, यानी 7.85। अगर आप 22/7 रखते हो तो ये आपका आंसर 7.86 समथिंग आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 3 नंबर का आएगा। सिर्फ वो आपसे ये चाहते हैं कि देखो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला कैसे लगाना है, एक तो उनकी चाहत ये है, और दूसरी चाहत ये है कि जब आप फॉर्मूला लगा लेते हो तो आप कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया पे बेस्ड जो होते हैं उनके क्वेश्चंस किए, एंड रजिस्टिविटी के क्वेश्चंस भी हमने किए अभी। अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन बचता है जिससे सीबीएसई हमसे पूछ सकता है। ओके, मैं अब आप लोगों को एक और ट्रिक समझाता हूं, ठीक है, एक ट्रिक की तरफ चलते हैं। इस ट्रिक पे समझिए, व्हाट अबाउट, देखो हमने लेंथ स्ट्रेच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ को अगर हम हाफ कर देते हैं तब क्या होगा, लेंथ को अगर हम हाफ का मतलब अभी हम उसे डबल कर रहे हैं, डबल वाला केस सभी को याद है, ये वाला डबल वाला केस सभी को याद है। अगर इस लेंथ का आपने क्या कर दिया, इस लेंथ को अगर आप हाफ कर देते, डबल कर रहे हो सॉरी, तो L डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स कर रहे हो, तो ये R है तो R डैश कितना हो जाता है सर जी, 2 का स्क्वायर इंटू में R, यानी कि 4R आ जाता है। मैं कहता हूं इसका अगर हाफ कर दोगे तो भी वही सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है। L डैश इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इस केस में R डैश इज इक्वल टू द 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इंटू में R, यानी कि R डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, यानी कि आप अगर लेंथ को n टाइम्स डिक्रीज कर रहे हो ओरिजिनल का, तो जो आपके पास नया रेजिस्टेंस आएगा वो R डिवाइडेड बाय n स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना, ये रिड्यूस के केस में है, समझ रहे हो, रिड्यूस के केस में है। और इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, कई बार वो रिड्यूस नहीं करता, वो कहता है कि एरिया बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, अब एरिया बढ़ाओगे लेंथ तो सेम रहेगी नहीं, है ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये वाला कंडीशन कब लग रहा है, जब आपने इसको ऐसे टर्न किया तो ये वाला जो एरिया ये बढ़ जाता है। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि यार एक वायर का मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं एरिया बढ़ाता हूं तो एरिया बढ़ाओगे, अगर लेंथ कांस्टेंट रखोगे तब इस तरीके का फॉर्मूला नहीं लगेगा। ध्यान रखना इस चीज का, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब आप एरिया बढ़ा रहे हो, ये
लेंथ डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। अगर आप मैं कहता हूं एक वायर इतना रखा मैंने, समझना जरा, फिर से कंपैरिजन बता देता हूं। एक वायर मैंने रखा, ठीक है, जिसकी लेंथ एल ही रख रहा हूं, इसी वायर की लेंथ मैंने एल ही रखी है, एल रखी है, और इसका एरिया बढ़ा दिया मैंने, 2 टाइम्स ऑफ कर दिया, तो बच्चे इसमें वो काम नहीं होगा। ठीक है, एरिया इंक्रीज कर रहे हो, लेंथ सेम रख रहे हो, तो उस केस में रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द एरिया न्यू होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, वो लेंथ है, स्ट्रेचिंग है, तो उसके एरिया पे इंपैक्ट आ रहा है। कोई भी एक चीज कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई करोगे, वरना मत करना। ठीक है, चले आगे। अब मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, और आगे जो हमारे पास आता है पार्ट, वो है हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं। सीरीज एंड पैरेलल के वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चल।